अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी लास्ट वीडियो में मैंने करवा दिया है। एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन है जिनको हमने रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, देन उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें यही स्टेटमेंट दी है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, जो भी इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से ये नहीं फिक्स किया गया। तो हमने मेथड सीखा है फैक्टराइजेशन का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला का। ठीक है, तो यही तीनों मेथड्स हमने लगाने हैं। जो आप लोग को इजी लगे वो हम लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड तभी तीनों अप्लाई होंगे जब हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म होगी, तभी हम फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास जो हायर पावर होती है, मतलब जो इक्वेशन की डिग्री होती है, वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ मेरे पास इक्वल इक्वेशन तो है, इक्वालिटी के बाद 0 नहीं है, तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म नहीं है। तो पहले मैं इक्वालिटी के बाद 0 बनाऊंगी, बाद में अरेंज और देखती हूँ क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, 5x की पावर 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 7 के राइट साइड पे 7 के साथ क्या है, प्लस का साइन, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो वो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, -7, और साथ वेरिएबल है x की पावर 1/4। और राइट साइड पे -2 है जो कि लेफ्ट पे आके हो जाएगा +2, और इक्वल के बाद आ जाएगा 0, क्योंकि मैंने राइट की सारी टर्म्स लेफ्ट पे मूव करवा दी हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये बन गया है इक्वल, मतलब इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0, तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। ठीक हो गया, और यहाँ पर लास्ट पे देखें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल x है और x की पावर 1/4 है। यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ उसकी पावर 1/2 है। यहाँ तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पावर बड़ी है कौन सी छोटी है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, हमें इसे क्वाड्रेटिक बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही लेक्चर अपने में बताया था, जब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की तो मैंने बताया था कि इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें 5 जो है डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आती हैं जिनको आपने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो अभी कर रही हूं, ये सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन है, मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में होती है। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में 1/4, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में 1/2। तो ऐसे में क्या कैसे पता चलेगा, इसे तो इक्वेशन 1 का नेम दे लोगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये देखें पावर 1/2 है और पावर 1/4 है। न्यूमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर से डिसाइड करेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होती है। यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है। ठीक हो गया, हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 2। तो दोनों में से बड़ी कौन सी हुई, 4, ये वाली। तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होती है, मतलब ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वाली वैल्यू है। ठीक होगा, तो उस हिसाब से ये हमारी अरेंज है, और हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे। ठीक है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक बने और अपना काम आसान हो सके। तो हमारे पास छोटी पावर कौन सी है, 1/4, तो छोटी पावर को ही लेट करते हैं और एक नया वेरिएबल लेके आते हैं जो कि हम x है तो x को y में रख लेते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने लेट कर लिया है। अब बोथ साइड इसका मैं स्क्वायर लूंगी, जो लेट किया है उसी का, टेकिंग स्क्वायर। तो x की पावर 1/4 स्क्वायर लेना है और ये पावर हो जाएगी, दूसरी तरफ भी उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि ये जो x है, यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, इक्वल, और y की पावर क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे देखें ये साइड वाली वैल्यू, ये डिनोमिनेटर आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 2 4, तो x की पावर क्या आ गई,
साइड को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, x की पावर 1/2 किसके इक्वल आ गया है y स्क्वायर के। अब इक्वेशन 1 में वापस आएंगे, इक्वेशन 1 को इंप्लाइज कर लेते हैं। इसका मतलब है इक्वेशन 1 को चेंज करने जा रहे हैं, ये इंप्लाइज लगाने का मतलब है इक्वेशन 1 में 5 है, 5 ऐसे ही रहेगा। 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 1/2 से, यहां x की पावर 1/2 क्या आ गई है y स्क्वायर। नेक्स्ट है -7, ये ऐसे ही लिख लेंगे। 7 x की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे मेरा x की पावर 1/4 क्या है y। लास्ट पे है +2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल 0, ये भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास इक्वल का साइन इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये उसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और उसकी पावर 1 है तो ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और उसकी पावर 2 है तो हायर पावर कौन सी हुई 2, तो इसकी हुई डिग्री 2, तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। 5, 7, 2 एक ही टेबल में नहीं आते, ये तीनों अपने अपने टेबल में आते हैं। इसका मतलब इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो दिल करे वो लगा लें। तो यहाँ पे हम शॉर्ट जो है फैक्टराइजेशन वही लगा लेंगे, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन ना होती हो तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं कोई बच्चा लगाता, ठीक है, वो सबको टफ ही लगता है, लेकिन वो इतना टफ नहीं है, ईजी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्केयर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ जो कांस्टेंट फैक्टराइजेशन में यही करते हैं ना, जो स्केयर वाली टर्म होती है उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यहाँ पे 5 प्लस का और यहाँ पे 2 प्लस का, तो प्लस 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 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 10 और y स्क्वायर साथ ही रहेगा, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब ये प्लस बता रहा है या तो दोनों माइनस की हैं, क्योंकि प्लस कैसे आया है मल्टीप्लाई करके ना, तो या तो दोनों माइनस की हैं या दोनों प्लस की हैं। कौन दोनों, ये सेंटर वाली को तोड़ेंगे और दो वैल्यूज, ये 1 है इसको 2 बनाएंगे, और वो 2 या तो दोनों माइनस की होंगी या दोनों प्लस की। ये पता कैसे चलेगा, इसका साइन बताएगा जिसको तोड़ना है। इसका साइन क्या है माइनस, तो इसका मतलब है वो दोनों टर्म्स माइनस की होंगी, ठीक है। अब हमने इसको तोड़ना है और वो दो टर्म्स लेनी है जो मल्टीप्लाई होके 10y स्क्वायर बना दे और आपस में माइनस माइनस मतलब प्लस होके 7y बना दे। तो 5 और 2, 5 2 ज़र 10 और 5 और 2 में ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। दोनों टर्म्स कौन सी लेनी थी, माइनस की, यहाँ माइनस, ब्रेक किसको कर रहे हैं y वाली को, तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपना सारा काम एक्सरसाइज 1.1 मेरे जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें मैंने फैक्टराइजेशन का जब क्वेश्चन नंबर 2 आया था एक्सरसाइज 1.1 का, तो वहां पे डिटेल से फैक्टराइजेशन लेना, मतलब कैसे लेते हैं क्या है, सारी चीज डिटेल से बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है -5y और -2y। 5y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और इसको ब्रेक कर लिया है इन दोनों टर्म्स में, -5y -2y और ये +2 अपनी ही जगह पर रहेगा इक्वल 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देख लें, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10y स्क्वायर तो बना रही थी, दोनों को जरा प्लस कर लें, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू का यही रहेगा, 5 और 2 ऐड करें तो 7y, ठीक है। इस फर्स्ट वाली वैसे ही है, लास्ट वाली वैसे ही है, सेंटर वाली को तोड़ा है और ये 2 बनाई हैं और वो दोनों आपस में सॉल्व होके ऊपर वाली टर्म बना रही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन लेंगे, इसका कोएफिशिएंट 5, इसका 5, तो 5 कॉमन, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 1, तो छोटा कौन सा है y की पावर 1, तो वो कॉमन हो जाएगा। जहां ऊपर कोई वैल्यू नहीं है पावर में तो इसका मतलब वहां 1 है और साइन उसका प्लस ही है। 5 बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया और एक y रह गया, माइनस ये सारा का सारा बाहर चला गया तो इसकी जगह आ गया 1, ठीक है। आगे हमारे पास माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 तो 2 कॉमन है, y यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब अकेला 2 ही कॉमन लेंगे। यहाँ 2 बाहर चला गया है तो y आ गया। अच्छा माइनस है बाहर तो माइनस इसके साइन चेंज करेगा, देखिए y का माइनस था प्लस हो गया, ये 2 का प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा और 2 बाहर है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा इक्वल 0,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट वाली चीज सेम है, y माइनस वन वाई माइनस वन। इसका मतलब है जो ब्रैकेट वाली चीज सेम है उसे एक बार लिख लेंगे और ये जो बाहर वाली हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, 5y माइनस टू, इनको इकट्ठा कर देंगे इक्वल 0। ये जरूरी नहीं है कि जो सेम ब्रैकेट है उसे ही पहले लिखना है, आप बाहर वाली को इकट्ठा करके पहले लिख सकते हो और सेम वाली को बाद में लिख सकते हो, एक ही बात है क्योंकि दोनों ने होना तो आपस में मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, अगर ये देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गई थी, इसका मतलब था हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अगर ये ब्रैकेट सेम ना होती तो आपकी फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होती। ठीक हो गया। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल किसके हैं, 0 के। अब हम सेंटर में लगाएंगे लाइन, ये जो पहला फैक्टर y माइनस वन ये भी 0 के इक्वल है, दूसरा फैक्टर 5y माइनस टू इक्वल 0। ठीक है, y इधर ही रहेगा 0, माइनस वन दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +1, y 0 क्या होगा, 0 प्लस माइनस कोई भी फर्क नहीं करता, 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा और प्लस का 1 ऐसे ही रह जाएगा। 5y इधर ही रहेगा इक्वल 0, माइनस टू दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +2, 5y इधर ही रहेगा, 0 खत्म, +2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 2 में प्लस होके उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लेके आएगा। y इधर ही रहेगा 2, 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, y का हमारे पास एक आंसर आ गया है 1, दूसरा आंसर आ गया है 2/5, लेकिन हमें y का आंसर तो नहीं चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x। तो मुझे सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल का आंसर देना है और उसका सोल्यूशन सेट राइट करना है। तो मैं सोल्यूशन सेट में उसी वेरिएबल का आंसर लेके जाऊंगी जो मेरे गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, वो यहाँ है x। y तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हम नहीं जानते थे, इसलिए मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, उसे क्वाड्रेटिक बनाया और उसे सॉल्व किया। अब y के जो आंसर आए हैं मैं जैसे y लेके आई थी उसे वैसे ही खत्म करूंगी। मैंने लेट किया था x की पावर 1/4 इक्वल y, अब मैं y की जगह ये x की पावर 1/4 रखूंगी ताकि y खत्म हो सके। ठीक हो गया। क्यों ऐसा करूंगी, क्योंकि मैं y का आंसर सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकती, मेरे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट का वेरिएबल नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया है। ठीक है, सोल्यूशन सेट लिखने के लिए मुझे x का आंसर देना है तो y को खत्म करके मैं x वापस लेके आऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे y जो है किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर 1/4 और यहाँ पर भी y किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर 1/4 और इक्वल में हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो y किसके इक्वल रखा था, x की पावर 1/4 इक्वल y की जगह आ गया x की पावर 1/4 इक्वल में 1 ऐसे ही रहा। यहाँ पर भी y की जगह क्या आ गया है, x की पावर 1/4 इक्वल में 2/5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये 1/4 का मतलब है 4th रूट। जब मैं स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब लेते हैं, 4th रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड पावर 4 ले देंगे तो वो 4th रूट खत्म हो जाएगा। x की पावर 1/4 और इधर भी पावर 4 कर देंगे, इक्वल में भी पावर 4 कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर 1 की मर्जी पावर ले लें, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का, ये आपस में कट गया, यहाँ रह गया x और इक्वल 1। अच्छा, ये x का एक आंसर आ गया। अच्छा, जब स्क्वायर रूट से कटता है तब ही आंसर के साथ प्लस माइनस लिखा जाता है, और क्यूब हो या पावर 4 हो, पावर 5 हो, पावर 6 कुछ भी, तब आंसर में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता। ठीक हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे भी बोथ साइड 1/4 को खत्म करने के लिए पावर 4 ले देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर न्यूमिनेटर में अलग पावर चली जाएगी, डिनोमिनेटर में अलग पावर चली जाएगी, क्योंकि होल पावर है और वो सेम है। न्यूमिनेटर पर भी लगा लेंगे, डिनोमिनेटर पर भी लगा लेंगे उससे। ये 4 मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का कट गया और रह गया x की पावर 1 लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड, यहाँ 1 मौजूद है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 4 से कर दिया, जो कि बहुत गलत है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम लिखो और मल्टीप्लाई करो।
5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम लिखो और मल्टीप्लाई करो। अब ये देखें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये ऐसे आ जाएगा। और हमारे पास 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार 625। ठीक है, अब ये हमारे पास x का आंसर आया है। और ये देख लें, ये किसी चीज पर कटिंग भी नहीं होती, तो यही हमारे पास आंसर है। न्यूमिनेटर में वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर में बड़ी है, तो हम इसका आंसर यही खत्म कर देंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वो x ही था, उसका आंसर आ गया है, हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसका मतलब है हम इसका सोल्यूशन सेट मस्ट है जो राइट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आंसर x के ही जाएंगे। एक आंसर आया है 1, दूसरा आंसर आया है 16/625। दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लेते, एक ही बात थी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ठीक है, तो पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है इसे। यहाँ x की पावर 2/3 है, इसे ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 54 ये भी ऐसे ही रहेगा। राइट साइड पे है 15x की पावर 1/3, यहाँ साइन प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। 15x की पावर 1/3 इक्वल 0। अब ये देखिए हमारे पास x की पावर 2/3, ये है कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो होती है लास्ट पे। तो ये जो उधर से लेके आए हैं इसे पहले लिख लेंगे। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे है, उन्हीं को मैं आगे पीछे करके लिखने लगी हूं, तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगी। यहां मैं राइट से लेफ्ट पर लेकर आई थी, इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया था। -15x की पावर 1/3 और प्लस 54 को लास्ट पे लिख लेंगे इक्वल 0। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे लूंगी। यह हमारे पास इक्वल है, तो ये इक्वेशन है। इक्वालिटी के बाद 0, तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये उसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल x है और x की पावर 1/3 है। यहाँ वेरिएबल x है और उसकी पावर 2/3 है। तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, हमने इसे क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास यूज हो रही है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, करना तो लेट है, एक नया वेरिएबल लेके आना है जिससे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है, एक पावर है 2/3, दूसरी है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमिनेटर से डिसाइड कर लेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि लेट हम छोटी वाली को ही करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ओके है, 3 है, 3 है, ओके है। यहाँ न्यूमिनेटर में 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में से बड़ा 2 है और 1 छोटा है, तो ये एक छोटी टर्म है, और यहाँ पे ये छोटी और ये बड़ी, ये बिल्कुल अरेंज भी है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था 3 वाला, उसमें था 1/2 और 1/4। न्यूमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर में देखना था बड़ा छोटा कौन सा है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 बड़ा था, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो जितनी बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आसानी से न्यूमिनेटर को देख लेते हैं बड़ा छोटा कौन सा। देखें यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 छोटा है, 2 बड़ा है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 का नेम दे लिया है। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ये 1/3, x की पावर 1/3 किसके इक्वल ले लिया इसे, y के। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। x की पावर 1/3 है और इसका स्क्वायर कर लिया, इक्वल में y है उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 1/3 जब उसका स्क्वायर किया है, तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से इक्वल, और यहाँ y की पावर क्या हो जाएगी 2।
ये साइड वाली वैल्यू नीचे वाली से डिनोमिनेटर से कट होती है, वो नहीं हो रही, ये 2 है ये 3 है, कटिंग नहीं हो रही, तो साइड वाली न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/3 इक्वल वाई स्क्वायर। अब हमने एक वैल्यू लेट की थी जो छोटे वाली थी, बड़े वाली खुद ही आ गई है उसी वेरिएबल की पावर 2 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करवाएंगे। इक्वेशन 1 इंप्लाइज कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन 1 को चेंज कर रहे हैं। पहले है x की पावर 2/3, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है यहाँ पे। x की पावर 2/3 वो किसके इक्वल आया है, वाई स्क्वायर के, -15। x की पावर 1/3 मैंने खुद लेट किया था, वो क्या था, y, और लास्ट पे है +54 इक्वल 0। अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इक्वल का साइन बता रहा है ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0, तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये उसकी कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल y है और उसकी पावर 1 है तो ये उसकी लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और उसकी पावर 2 है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें हायर पावर कौन सी हुई, 2, तो इसकी डिग्री हुई 2, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 15 है, यहाँ 54 है, तो ये तीनों डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, एक ही टेबल में नहीं आते। ठीक है, इसका मतलब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 3 मेथड्स आपके पास हैं, आपको सिखाए गए हैं, तीनों में से जो सा मर्जी लगा लें। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही लगाऊंगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 54 है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके +54 और वाई स्क्वायर साथ ही रहेगा। ये प्लस बता रहा है, या तो दोनों टर्म्स माइनस की हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, या फिर दोनों टर्म्स प्लस की हैं क्योंकि प्लस प्लस भी प्लस होता है। कौन सी दोनों टर्म्स, ये सेंटर वाली जो एक टर्म है इसको तोड़ना है, तोड़ के 2 टर्म्स बनाना है, और वो 2 टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होके ये बनाएंगी और आपस में प्लस माइनस होके ये खुद बन जाएगी। ठीक है, हाँ, हमने यहाँ से कौन सा पेयर उठाना है वो इसका साइन बताएगा जिसको तोड़ रहे हैं। 15y को तोड़ रहे हैं, उसका साइन माइनस है, तो इसका मतलब वो जो 2 टर्म्स आएंगी वो दोनों माइनस की होंगी। अब ये देख लें हमारे पास क्या है, 54 कैसे आता है, 9 6 are 54, 9 6 are 54 होता है। तो यहाँ पे देखिए y वाली को ब्रेक कर रहे हैं तो इसके साथ भी y आ जाएगा, इसके साथ भी y आ जाएगा, और दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये देख लें, माइनस माइनस प्लस, 9 6 are 54, y स्क्वायर मल्टीप्लाई होके बन गया, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू माइनस का, ना क्योंकि प्लस माइनस के लिए साइन ग्रेटर वैल्यू देखते हैं ना, मल्टीप्लाई के लिए तो सिर्फ इतना, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू माइनस का, 9 में 6 ऐड करें तो 15, और ये y साथ आ जाएगा। इसका मतलब ये जो मैंने 2 टर्म्स बनाई हैं वो हमारी ओके हैं, वो बना रही हैं ऊपर वाली टर्म। तो यहाँ पे -9y -6y +54 इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे कि क्या है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 9 है, कोफिशिएंट्स में तो कुछ कॉमन नहीं आता। वेरिएबल देख लेते हैं, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, दोनों में y तो है लेकिन सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटे वाला कौन सा है, 1 वाला, उसे कॉमन ले लेंगे, छोटी वैल्यू को कॉमन ले लिया जाता है। यहाँ से एक y बाहर चला गया और एक यही रह जाएगा, -9 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर कोई कोफिशिएंट कॉमन नहीं है, और ये वाला y बाहर चला गया था। आगे देखिए, माइनस है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ 6 है, 54 है, 6 के टेबल में 6 भी आता है और 54 भी आता है, इसका मतलब 6 कॉमन हो जाएगा, और वेरिएबल यहाँ y है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं है। अच्छा, 6 तो बाहर चला गया और ऊपर से माइनस है बाहर, माइनस क्या करेगा, इनके साइन को चेंज करेगा। ठीक है, ये जो y 6 तो बाहर चला गया है, ये जो y बचा है वो माइनस का नहीं अब प्लस का हो जाएगा इसकी वजह से, और ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, और 6 का टेबल पढ़ें, 6 9s are 54 इक्वल 0। अब ये देखें हमारे पास ब्रैकेट में y -9 सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। इसे एक बार राइट कर लेंगे, और जो बाहर वाली टर्म्स हैं y और -6 इनको इकट्ठा कर देंगे इक्वल 0। सेंटर में लाइन लगा लेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स इक्वल 0 के आ चुके हैं, y -9 इक्वल 0,
y माइनस 6 इक्वल 0, y यही रहेगा। 0 माइनस 9 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस 9, 0 प्लस होके 0 9 में प्लस हो तो कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा, 9 9 ही रहेगा। यहाँ पे देख लें y इक्वल 0 माइनस 6 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस 6, और 0 6 में प्लस होगा तो 6 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y 6 ही रहेगा। अब ये देखिए हमने सॉल्व करना था, सॉल्व करना है जो हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन है उसको, उसमें वेरिएबल है x, तो मुझे उसी का आंसर ही सोल्यूशन सेट में राइट करना है। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है जब भी सॉल्व करने का बोला जाए तब मस्ट है कि आप जो इक्वेशन में वेरिएबल है उसका आंसर दो और सोल्यूशन सेट राइट करो। यहाँ मुझे सोल्यूशन सेट में किसका आंसर लिखना है, x का, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वेरिएबल x है। यहाँ पे आंसर किसका आया है, y का, मतलब ये अभी आंसर नहीं है, मैं इसे सोल्यूशन सेट में राइट नहीं कर सकती। y आया कहाँ से था, y मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया था, क्योंकि ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, हमें इससे क्वाड्रेटिक बनाना था, इसलिए मैंने एक नया वेरिएबल खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि हमारा काम आसान हो सके। अब जैसे मैं y लेके आई थी वैसे ही y को ख़त्म करूँगी। मैं y कैसे लेके आई थी, y मैंने इक्वल रखा था x की पावर 1/3 के। अब यहाँ पे y को ख़त्म करूँगी, x की पावर 1/3 इक्वल 9, और यहाँ पर भी y ख़त्म करूँगी, x की पावर 1/3 इक्वल 6, ताकि मुझे x का आंसर मिल सके। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 1/3, इधर लिख लेते हैं एक बार, x की पावर 1/3 इक्वल 9 है, और इधर क्या है, x की पावर 1/3 इक्वल 6। पावर 1/3 का मतलब ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, वैसे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेंगे। अगर तो x की पावर 3 होती तो मैं कहती ये पावर क्यूब है, यहाँ है x की पावर 1/3, इसका मतलब ये क्यूब रूट है जिसे आप ऐसे राइट कर सकते हो। ठीक है, और अगर x की पावर 2 है तो मैं कहती ये स्क्वायर है, और अगर x की पावर 1/2 है तो मैं कहूँगी ये स्क्वायर रूट है जिसे आप ऐसे राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब पावर 2 मौजूद है जिसे आप ऐसे राइट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या लूंगी, क्यूब लूंगी बोथ साइड, टेकिंग क्यूब। यहां पर भी क्या कर लूंगी, टेकिंग क्यूब। x की पावर 1/3 है तो क्यूब ले लूंगी। ठीक हो गया, और दूसरी तरफ भी क्यूब ले लूंगी। यहाँ पे भी x की पावर 1/3 है, मतलब क्यूब रूट है तो मैं क्यूब ले लूंगी बोथ साइड। अच्छा, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में सॉल्व होते हैं तभी प्लस माइनस आता है। क्यूब हो, क्यूब रूट हो, पावर 4 हो, फोर्थ रूट हो, जो भी हो, तब प्लस माइनस नहीं आता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, और इस साइड पे भी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और 6 की पावर 3 का मतलब है 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 6 को 3 से नहीं, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई का, यहाँ 3 डिवाइड का कट जाएगा। यहाँ x की पावर 1 लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड, यहाँ 1 मौजूद है। 9 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 729। ये हमारे पास x का एक आंसर आ गया है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का और ये डिवाइड का ये कट जाएगा। x की पावर 1 लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड, यहाँ 1 मौजूद है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216। ठीक हो गया, यहाँ पे ये x का दूसरा आंसर भी आ गया है। हमारे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें वेरिएबल x था तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया है, उसका आंसर ले लिया है। अब उसका सोल्यूशन सेट राइट करूंगी। सोल्यूशन सेट में ये दोनों ही आंसर चले जाएंगे, दोनों में से जो आंसर मर्जी पहले लिख लें। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 216 पहले लिख लें चाहे 729 पहले लिख लें, लिखना इन दोनों को ही है सोल्यूशन सेट में। y को नहीं लिखना क्योंकि y तो हमने अपनी आसानी के लिए लेके आए थे। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है।